गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 14 मई। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे व्यूअर का है जिन्होंने हमें फीडबैक दिया है। ओके, आइए फटाफट टॉपिक को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। और आज के पीडीएफ में कुछ चेंजेस किया गया है, वो आपको वीडियो के अंत में देखने को मिलेगा, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर विदेश मंत्रालय ने जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। और उन्होंने कहा कि व्यापार और मध्यस्थता की कोई बात नहीं हुआ। कुल मिलाकर आपको थोड़ा कहानी समझा देते हैं। कल का न्यूज़पेपर में था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उन्होंने भारत के बारे में कहा कि हम भारत और पाकिस्तान से बात किए हैं, गहरी बात किए हैं। उनसे बोला गया है कि आप संघर्ष को नहीं रोकेंगे तो हम आप लोगों के साथ व्यापार नहीं करेंगे। इस तरह की बातें जो है, इस तरह की टिप्पणी जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया था। ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि जम्मू कश्मीर को लेकर हम भारत और पाकिस्तान के जो विवाद हैं उसको मध्यस्थता करने को लेकर भी हम तैयार हैं। भारत ने इन दोनों बातों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। भारत ने कहा कि हम हमारी तरफ से कोई इस तरह की बातचीत नहीं हुआ है। ये सब जो है ना बातें आधारहीन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो विदेश मंत्रालय है ना, रणधीर जायसवाल, इनका नाम याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। क्योंकि भारत की तरफ से प्रतिक्रिया दिया गया है। और अमेरिका जो है ना, आपने देखा भी था कि अमेरिका जो है कभी पनामा शहर को लेने की बात करता है, कभी लाल सागर पे कब्जा करने को लेकर बात करता है, कभी कनाडा को मर्ज करने के बारे में बात करता है। तो इस तरह की टिप्पणी जो है ना, उनके लिए जो है आम है, ठीक है। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। एक बात याद रखिएगा कि अभी बीबीएससी का जो मेंस हुआ था ना, उसमें जम्मू कश्मीर को लेकर जो कि बहुत लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर को लेकर आर्टिकल 370 जो कि टॉपिक में आ रहा था, न्यूज़पेपर में आ रहा था, लेकिन बहुत लोग इसको कंसीडर नहीं किए थे कि अब तो ये जो है प्रावधान को हटा दिया गया है तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन बीपीएससी मेंस में पूछ लिया। तो जो लोग अवेयर थे उन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, लिखा उसको, ठीक है। लेकिन जो लोग अवेयर नहीं थे, तो वो लोग क्या होता है कि इस आंसर को अच्छे से नहीं लिख पाए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो जो भी टॉपिक में आ रहा है, जो भी न्यूज़ में आ रहा है, उसको अच्छे से कवर कीजिए। क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर भी जो है ना, वो लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। लोग देखते हैं कि करंट में टॉपिक आया था, क्वेश्चन बनाओ इसी से, क्योंकि लोग इसी को पढ़ रहे होंगे ना। क्योंकि उनका मकसद क्या होता है कि अच्छे स्टूडेंट को जो है ना सिस्टम के अंदर लेना। क्लियर? ओके, तो ये हो गया यहाँ पे। और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये आपके लिए, आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। हो सके तो इसको प्रिंट करवा के आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। पॉइंट वाइज लिखिएगा, ज्यादा आपको यहाँ पे पैसेज फॉर्म में नहीं लिखना है। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद क्या उसके संवैधानिक जो है यहाँ पे प्रभाव देखने को मिला, राजनीतिक प्रभाव क्या देखने को मिला, सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखने को क्या मिला, इसका समालोचनात्मक विवेचना करें, ठीक है। क्या यह कदम राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है? 250 वर्ड में। तो आप लोग पॉइंट वाइज में जो है ना ऐसे बना के आप लोग लिखेंगे हर चीज का। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। नहीं होगा तो मैं कल जो है ना, या बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं, अगर मुझे समय मिलता है तो मैं मेन सीरीज को लेकर जो है ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको ऑनलाइन आके। ओके, वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। उसमें 2 से 3 प्रश्न रहेंगे जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए। तो आप लोग यहाँ पे जवाब देने का कोशिश कीजिएगा पॉइंट वाइज में, क्योंकि पॉइंट वाइज देने से क्या होगा ना कि आपको कीवर्ड याद रहेगा और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से उसको टैकल कर सकते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पे मानसून को लेकर। मानसून बंगाल की खाड़ी और निकोबार जो द्वीप समूह है ना, वहां तक पहुंचा। कुल मिलाकर जब इस आर्टिकल को पढ़िएगा ना, तो आपका 2 से 3 प्रश्न जो है ना यहाँ से कवर हो जाएंगे। और हमेशा एग्जाम यहाँ से देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस वाला उठा के देखिए, प्रीलिम्स उठा के देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि भारत में जो वर्षा होता है, ठीक है। भारत का मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, माफ कीजिएगा, अच्छा नहीं बना, लेकिन मेरा प्रयास था कि यहाँ पे चीजों को दिखाना। तो जो भी हमारे जो है रीजन में, भारत का जो क्षेत्र है, सबसे अधिक वर्षा जो होता है ना, वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून। इधर से जो है ना इंडियन ओशन है, यहाँ से जो है हवा जो आता है नमी लेके भारत में इंटर करता है। केरल में सबसे पहले बारिश होगा, उसके बाद ये फैलता जाता है। याद रखिएगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु में वर्षा जो है ना, इसके कारण नहीं होता है, साउथ वेस्ट मानसून के कारण नहीं होता है। जब भी हिमालय से टकरा के जो वापस लौटता है ना, और बंगाल की खाड़ी से जो नमी को लेकर आता है, तब जाके वर्षा होता है तमिलनाडु में। ये भी फैक्ट याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया। एक नया वर्ड देखने को मिल रहा है आपको, क्या नाम है? ओ एल आर। क्या होता है? फुल फॉर्म याद रखिए पहले। आउट गोइंग लॉन्ग वेव
रेडिएशन, जो सन है, सन से जो रेडिएशन आता है ना, वो क्या आता है, शॉर्ट वेव के कारण आता है, शॉर्ट वेव के फॉर्म में आता है। फिर जब अर्थ से टकराता है तो लॉन्ग वेव के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ना। रेडिएशन जो आता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट वेव में आता है, फिर लॉन्ग वेव के रूप में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होता है। बस इतना टर्म याद रखिएगा, ये रेडिएशन कह रहा है ना, तो रेडिएशन से जुड़ा होगा जो अर्थ से, यहाँ पर आप देखिए OLR से तात्पर्य क्या है कि पृथ्वी की सतह हो गया, वातावरण हो गया, बादलों के द्वारा जो रिलीज होता है, उत्सर्जित होता है इंफ्रारेड विकिरण, उसी से जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन इस क्षेत्र में कम हो रहा है ना, अगर कम हो रहा है तो समझिए वहां पर बारिश होने की संभावना अच्छी है। तो इंफ्रारेड विकिरण से होता है जो बाद में अंतरिक्ष में जाकर गायब हो जाता है, और मौसम विभाग ने कहा कि यह स्थितियां इस क्षेत्र में मानसून आगमन के लिए अनुकूल मानकों को पूरा करता है। कुल मिलाकर 2 कीवर्ड याद रखिएगा, क्योंकि आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा। OLR क्या होता है, इंफ्रारेड से जुड़ा हुआ है। जब इंफ्रारेड जो रिलीज होता है अर्थ के माध्यम से, बादल के माध्यम से या वातावरण के माध्यम से, तो इंफ्रारेड क्या होता है, अंतरिक्ष में जाके खो जाता है। ठीक, और यही स्थिति अच्छी मानसून के लिए जिम्मेदार है भारत में। तो इसका इंपैक्ट क्या हो गया OLR का, तो इससे जो है ना अच्छी मानसून आने की संभावना बढ़ जाती है। आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा, हो सके तो यूपीएससी का एग्जाम है 25 मई को, ठीक है, उस दिन ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। पहला ही हो गया अल नीनो, यहाँ पर वर्ड देख रहे हैं ना, अल नीनो को लेकर मेंस में, प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। सीधा क्वेश्चन यही पूछता है अल नीनो से आप क्या समझते हैं, और अल नीनो का जो इफेक्ट है भारतीय मानसून पे क्या पड़ता है। तो सीधा सा बात को याद रखिएगा, अल नीनो से क्या होता है, भारत में मानसून कम होता है। क्या होता है, कम होता है। एक होता है ला नीना, होता है ना ला नीना, उससे क्या होता है, भारत में मानसून अच्छी होती है। 2 फैक्ट हो गया, यही एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे। आप यूपीएससी का मेंस क्वेश्चन देख लीजिए 69 में, 68 में, ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं बहुत बढ़िया से। तो आप लोग कीवर्ड याद रखिएगा, अल नीनो से क्या होता है, बारिश जो है भारत में कम होता है, और ला नीना से क्या होता है, भारत में मानसून क्या होता है, अच्छी होती है। ये हो गया फैक्ट। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे, भारत के लिए मानसून क्यों इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट करें। 8 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। तो भारत के लिए मानसून इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखोगे कृषि, जो कि 42% पॉपुलेशन को भारत में रोजगार देता है। ठीक, जीडीपी में 18% का योगदान देता है। ठीक, बारिश से जो है ना बिजली का उत्पादन होता है। ठीक, और हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, जो हमें पीने के लिए पानी चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, जलाशयों को पुनर्भरण करने का काम करता है। तो अब समझ में आ गया कि भारत में मानसून क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पहले कृषि को लीजिएगा और कृषि से इन पॉइंट पे डिस्कस कीजिएगा। यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा। यहाँ पे हमारे एक व्यूअर ने कहा था कि मुझे जो है एग्जाम देना है अगले साल या नेक्स्ट ईयर, तो क्या मुझे नोट करना चाहिए, तो बिल्कुल नोट करना चाहिए, क्योंकि आपका जो कीवर्ड जो नोट करते हैं ना, तो एग्जाम के समय आप अच्छे से रिवीजन करोगे, पूरा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रिवीजन हो जाता है। ठीक है, अगर आप लंबे लंबे नोट्स अगर एग्जाम के टाइम अब पढ़ना चाहोगे ना, पॉसिबल नहीं होता है, बोरिंग लगेगा। कीवर्ड बनाइए और उसको ध्यान में रखिए। अच्छा, इस चीज जो है ना, इस चीज से लिंक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे भारत में मानसून क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग लिख नहीं पाएंगे, अगर 2 पेज बोला जाए ना लिखने के लिए नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आप कीवर्ड याद रखोगे ना तो आप लिख लोगे कहानी बना के। तो अल नीनो समझ में आ गया, हमने देखा भारत पे मानसून का इंपैक्ट देखा क्यों इंपॉर्टेंट है। जीडीपी में 18% और कृषि जो है 42% पॉपुलेशन को यहाँ पर रोजगार देता है, पीने का पानी देता है हमें, फिर हमें बिजली उत्पादन के लिए बहुत सारे जलाशयों को पुनर्भरण के लिए उपयोग है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अपना फीडबैक देते रहे। फिर यहाँ पर बात करेंगे, अभी देखिएगा ना जुडिशरी बहुत न्यूज में चल रहा है, ऐसे तो आते ही रहता है न्यूज में, लेकिन अभी जो है ना आलोचनात्मक भी हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच में विवाद देखने को मिला, यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट जो है ना न्यायपालिका के बारे में सुपर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे, सुपर विधायिका या सुपर संसद है ना, सुपर संसद जैसे जो है वर्ड से इनको संबोधित किया गया, जो कि क्रिटिसाइज है। क्योंकि हमारे संविधान में 3 बॉडी है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, तीनों के अपने अपने काम दिए गए हैं कि आपको इस दायरे में रहकर काम करना है, आपको इस दायरे में रहकर काम करना है, आपका जो समय इतना तक सीमा है। लेकिन आप देखोगे ना न्यायपालिका अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकल के इनके क्षेत्राधिकार से भी जो है ना हस्तक्षेप करती है। इसी को बोलते हैं न्यायिक सक्रियता, इसी को बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो कभी कभी जुडिशियल जो एक्टिविज्म है ना अच्छा होता है, लेकिन फिर भी क्रिटिसाइज होता है इसका।
ठीक है। जब आप पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के क्या काम होते हैं। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का जो मेन काम होता है ना, वो फंडामेंटल राइट का जो हमें प्रदान किया गया है, कितना प्रदान किया गया, पहले 7 हुआ करता था, अब 6 हो गया है ना। तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम क्या होता है, अल्टीमेटम सुप्रीम कोर्ट को होता है, पहला फैक्ट हो गया। और हमारा संविधान मेंटेन रहे, हमारा जो है कानून, हमारी जो बॉडी है अच्छे से काम करे, संविधान के तहत रहकर, ये भी जिम्मेवारी किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कई ऐसे टिप्पणी किए हैं जो हमारे संवैधानिक प्रावधानों को लागू करते हैं और जो एकता है, जो विविधता है, वो मेंटेन रहे। आपने 1973 का केस देखा होगा, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, संसद को पावर दिया गया है कि संविधान में हर चीज को, ठीक है, संशोधन कर सकता है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर करके एक नया कॉन्सेप्ट आया, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि सेक्युलर, अभी आपने देखा होगा न्यायपालिका में PIL दर्ज किया गया, याचिका दर्ज की गई कि सेक्युलर वर्ड को हटा दिया जाए, धर्मनिरपेक्षता वर्ड को हटा दिया जाए संविधान से, क्योंकि संविधान में शुरू से नहीं था। बाबा साहब भी नहीं चाहते थे कि इस तरह के वर्ड यहाँ पे हमारे संविधान में शामिल किया जा सके, लेकिन यहाँ पर जो है जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने जबरदस्ती इसको लागू कर दिया गया। तो इसको लेकर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा कि सेक्युलर जो वर्ड है ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसमें जो है ना संसद चेंजेस नहीं कर सकती। आप समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है यहाँ पे डिस्कशन। ओके, ये हो गया, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में जो है PCS में मेंस में पूछ लिया था कि कॉलिजन सिस्टम क्या है और कॉलिजन सिस्टम जो है विवाद में क्यों बना हुआ है, इस पे कमेंट करें। तो जब तक आप पढ़िएगा नहीं पेपर को, आप लिख नहीं पाएगा बढ़िया से। आप देखोगे ना मेंस का जो कॉपी जो चेक होते हैं ना, जो एग्जामिनर चेक करते हैं ना, अगर आप रिलेवेंट चीज नहीं लिख पाए, ठीक है, तो आपको वहां पर आंसर 0 भी दे देता है। मैंने कॉपी भी देखा, वहां पे बहुत लोगों को 0 दिया गया है। ठीक, चलिए, इसलिए रिलेवेंट चीज लिखना बहुत जरूरी होता है। अब ये क्या है, अब यहाँ पे बात किया गया है विस्थापन के बारे में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो विस्थापन क्या होता है, इसके पीछे क्या कारण है कि विस्थापन होता है, और विस्थापन होने के लिए कौन कौन सा कंडीशन हो गया। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि देश में बाढ़ के कारण, तूफान के कारण, भूस्खलन, आगजनी और हिंसक घटनाओं के कारण विस्थापन देखने को मिलता है। अभी आप देखोगे 2024 में 54 लाख लोग जो है ना विस्थापन किए हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया पहला फैक्ट। दूसरा क्या है, तो ये बाढ़, तूफान, भूस्खलन, आगजनी, हिंसक आता कहां से, इसके पीछे कारण देना होगा ना। तो कारण में लिखिएगा, यहाँ पे आपका लिखिएगा जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, भूक्षरण, बांध और तटों का उचित रूप से प्रबंधन नहीं करना। इन कारणों से जोखिम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसके परिणाम क्या होता है, बाढ़ आता है, तूफान आता है, भूस्खलन आता है, आगजनी आता है। इन कारणों से फिर क्या होता है, इसका इंपैक्ट आप विस्थापन के रूप में देखेंगे। 2 फैक्ट हो गया। थर्ड की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, यहाँ पे तो पश्चिम बंगाल में ना एक रेमल जो है चक्रवात आया था, ठीक है। त्रिपुरा में आप देखोगे तो यहाँ पे भूस्खलन जैसी समस्या देखने को मिलता है। तो इन कारणों से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इन कारणों से क्या होता है, विस्थापन देखने को मिलता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। थर्ड की हम लोग बात करें, अशोभ आचरण, अशोभन आचरण क्यों। तो अशोभन आचरण की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो जब इस आर्टिकल में आप पढ़ेंगे ना, तो जो साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक हो गया ना, या तकनीक हो गया, इसका मिसयूज हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो आप देखोगे ट्रोल के रूप में, ट्रोल के रूप में कैसे, अशोभनीय जो आचरण है, ऐसे ऐसे आचरण जो है ना समाज में प्रचलित हो रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे कि जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, पहला। दूसरा कौन है, एक लेफ्टिनेंट जो शहीद हो गए थे, उनकी जो वाइफ है, उनके बारे में भी ट्रोल किया जा रहा है ऑनलाइन। 2 फैक्ट हो गया। थर्ड की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अभी सोफिया कुरैशी जो कर्नल है हमारे, उनके बारे में भी एक नेता के द्वारा यहाँ पर टिप्पणी जो किया गया था, ट्रोलिंग किया गया था, जो सही नहीं है। तो आपने देखा कि तकनीक जो है ना ट्रोलिंग या अशोभन जो टिप्पणी है ना, उसको बढ़ावा दे रहा है, जो कि सही नहीं है। जब भी तकनीक से प्रश्न आएगा कि किस तरह जो है मानव के कामों को या मानव को जो है ना कुशल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है, लेकिन कुछ इसकी सीमाएं हैं, तो सीमाएं में आप यही सब चीज लिखोगे।
अब आइए एआई को लेकर। एआई को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले एग्जाम में तो पूछे जा मतलब वर्तमान एग्जाम में तो पूछे जा रहे हैं। और एआई जो है ना, अभी मुझे लगता है कि 4-5 साल तक पूरा बना हुआ रहेगा टॉपिक, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा। साइंस से टेक में पूछने की पूरी संभावना है, एआई को लेकर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो एआई क्या होता है उसके बारे में जानते हैं हम लोग। पहले देखिए, भारत क्या है, एक तेजी से बढ़ता हुआ क्या है, अर्थव्यवस्था है। और आपको पता ना, जब भारत तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था है तो इसमें बहुत सारे घटक होंगे, उसी एक घटक में एआई भी है, ठीक है। तो एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो है ना, जिस तरह इंसान सोचते हैं, समझते हैं, निर्णय लेते हैं, उसी प्रकार का जो है ना, मशीनों को हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके, निर्णय ले सके। इसी को एआई बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर का यूज होता है, मशीन लर्निंग का यूज होता है, ठीक है, और प्रोग्रामिंग का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग ने भी जो है ना, एआई को लेकर नीति बनाई है ताकि एआई पे हम लोग सक्षम हो सके। तो इसको लेकर कुछ चैलेंजेस हैं। नहीं, इसको किन किन सेक्टर में यूज करते हैं पर यहां पर देख लीजिए, दो एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बात करें, सड़क को पार करने के लिए, सड़क निर्माण करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पे कहीं पे मैंने नोट किया था, सड़क पर सुरक्षित रूप से रास्ता बताने में आपका यूज कर सकते हैं एआई। बाधाओं से बचने के लिए स्वचालित कारों के लिए उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो कुशल श्रमिक होते हैं उसके निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। चुनौती की अगर बात करें, समस्या क्या है एआई को लेकर, तो रोजगार को लेकर बहुत बड़ा चैलेंजेस है। लोगों को डर है कि ये जो है ना, रोजगार को खा जाएगा, ये जो है ना, रोजगार को खत्म कर देगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग एआई स्किल है ना, एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं ना, तो उनके लिए एक नया रोजगार जो है ना, जनरेट हो रहा है। मतलब एक तरफ तो जा रहा है, माइनस में जा रहा है, लेकिन एक तरफ +1 भी हो रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे हमें जो है ना, स्किल होना होगा, हमें एआई की क्वालिटी को सीखना होगा, एआई के गुण को सीखना होगा, तब जाके जो है ना, हमें जो है जॉब मिल पाएगा, या हम लोग जो है वर्तमान चीजों से अपडेट हो पाएंगे, ठीक है। फिर प्राइवेसी को लेकर भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है, सुरक्षा को भी लेकर बहुत बड़ा चैलेंजेस है। पक्षपात हो सकता है एआई को लेकर, पूर्वाग्रह हो सकता है, निर्णय लेने में कुछ अनुचित जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये सब समस्याएं, ये सब चीज को याद रखिएगा। कीवर्ड में रोजगार हो गया, प्राइवेसी हो गया, पूर्वाग्रह या पक्षपात मॉडल बन सकता है, जो कि निर्णय लेने में जो है यहाँ पे अनुचित देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो एआई जो आजकल कंपनी आप देखोगे ना, तो जिसके पास एआई वाला स्किल होगा ना, उसको जल्दी हायर करती है। क्यों करती है, डेटा विश्लेषण के लिए, स्वचालन के लिए, ठीक है, रचनात्मक कार्यों को संपादन करने के लिए कंपनियों को चाहिए यहाँ पे ऐसे वर्कर लोग। फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो अभी डीपफेक फ्रॉड भी आपने देखा होगा, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, डीपफेक फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, ठीक है, ये सब एआई के माध्यम से ही हो रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो क्या सॉल्यूशन देना होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा, तो एआई यूज करने के लिए हमें एक गाइडलाइन जारी करना होगा, एक जो है ना, नीति बनाना होगा, ओके, और लोगों को अवेयर करना होगा। यही सब चीज यहाँ पे आर्टिकल में लिखा होगा। हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, नोट बनाइएगा यहाँ पे, और ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो है ना, हमारा अभी रुपया है डॉलर के मुकाबले कितना हो गया, 85 रुपीज 36 पैसा, ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन जो है ना, स्टेट पीसीएस में क्या पूछता है, एक तरफ यूरो दे देगा, पाउंड स्टर्लिंग हो गया, येन दे देगा, युआन दे देगा, बोलेगा कि भारत का कंपेयर करके बताइए। तो पाउंड स्टर्लिंग लगभग 113 रुपए के आसपास है ना, आई थिंक, और ये 90 रुपए के आसपास में यूरो। येन की बात करें तो 0.5 पैसा के आसपास है। यूरो 11 से 12 रुपए के आसपास है। कंपेयरिंग याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछ लेता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि अभी रेसिप्रोकल जो है ना, टैरिफ देखने को मिला। मतलब एक देश अगर इतना ले रहा है, 50% टैरिफ ले रहा है, तो दूसरा देश भी जो है ना, इसके कंपेयर में मुकाबला करने के लिए 50% कर रहा है। तो ये रेसिप्रोकल का प्रभाव पता है क्या होगा, अभी भारत और अमेरिका चाह रहा ना कि फ्री ट्रेड, अमेरिका चाहता है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। तो आप चाहते हो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भारत के साथ, तो आपको भी कुछ अनुकूल स्थितियां बनाना होगा, ठीक है। लेकिन अभी आप देखोगे कि रेसिप्रोकल जो आप टैरिफ लगा रहे हो भारत पे टैरिफ बढ़ा रहे हो, तो मुझे लगता है नहीं है कि इस संबंध में बातचीत हो पाएगा। तो आप इंपैक्ट में आप ये चीज लिखोगे, पूछेगा कि टैरिफ जो रेसिप्रोकल है उसका प्रभाव भारत के संबंध में क्या पड़ सकता है, भारत और अमेरिका के संदर्भ में पूछा गया, तो आप बताइएगा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत है वो रुक सकता है। उसके बाद बात करेंगे बलूचिस्तान में, आप समझ रहे हो ना, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का पार्ट है, वहां पर पहली बार सहायक बनी है, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर, हिंदू महिला। नाम याद रखेगा, कशिश चौधरी, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा।
और पता है बलूचिस्तान जो जैसे अब तक क्या है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, झारखंड क्या है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहां पर भी एक कमीशन है जिसका नाम है बलूचिस्तान लोक सेवा आयोग, समझ रहे ना। तो इन्होंने एग्जाम को कंडक्ट करवाया और जो योग्य वाले स्टूडेंट है उसको अपॉइंटमेंट करवाया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अभी आप झारखंड में देखोगे कि वहां पे जेपीएससी का मेंस हुआ है, उसका रिजल्ट अभी 11 महीने से पेंडिंग है, जबकि रिजल्ट बन के रेडी भी हुआ है, लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां पे आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। देखिए बीपीएससी के एग्जाम में ना ये कांस फिल्म महोत्सव को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिहार ही नहीं बल्कि वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कंसिडर किया। क्वेश्चन पता है क्या पूछा था? ये नहीं पूछा था कि कांस फिल्म जो महोत्सव है कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ये तो याद रखिएगा, लेकिन पूछा था जूरी मेंबर के बारे में। बोला था इसमें से कौन सा मेंबर जो है ना जूरी मेंबर नहीं है, तो जूरी मेंबर की देख लीजिए यहाँ पे लिखल है जूलियट बिनासा, ये जो है प्रेसिडेंट है पालाफैक्ट। दूसरा है जूरी में जो सदस्य है लैला है और हॉले बेरी है, ठीक है, रोहर वाचर है और पायल कपाड़िया, ये चारों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया। तो ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और अपना फीडबैक देना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।